हरिओम स्टूडेंट। तो लास्ट हमने चैप्टर नंबर 19 किया था, है ना। तो उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कालिदास जी के विषय में हमने कुछ रोचक कहानी हमने पढ़ी, ठीक है। अगर अच्छा आपको ध्यान हो तो मैं लेखक के बारे में एक बात बताया था आपको कि इन्होंने महान क्रांतिकारियों के बारे में काफ़ी इम्प्रेसिव, मतलब ये उनकी बेहद सम्मान करते थे, क्रांतिकारी जो देश के लिए लड़ाई करते थे, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगले जो चैप्टर है कुछ हद तक इसी से रिलेटेड है, क्रांतिकारी के बारे में। तो आज मैं वही क्रांतिकारी के विषय में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। तो हमारे भारत में जो जितने भी क्रांतिकारी हुए अभी तक, आपने उनकी जवानी या युवा अवस्था में उन्होंने क्या क्या देश के लिए, देश की रक्षा के लिए और देश के आज़ादी के लिए क्या क्या बलिदान दिए, क्या क्या कारनामे किए, ये तो हम भली बात ही जानते, कई टीवी के ये फिल्मों के तौर पे या फिर दूसरे और कहीं भी तौर पे हो सकता है कि कई चैप्टर्स में भी आएंगे। परंतु उनके युवा अवस्था में तो जाने, लेकिन कभी ये भी जानने की कोशिश की उनका बाल्यावस्था कैसी रही, है ना। क्योंकि बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण समय है कोई भी मनुष्य का। तो युवा अवस्था से पहले उनका बाल्यावस्था कैसा था तो बहुत कम लोग जानते हैं हर एक के बारे में। परंतु आज हम जो पाठ करेंगे वो एक महान क्रांतिकारी के बचपन के विषय में है ना। जो लेखक है उन्होंने उनको नज़दीक से जानने के बाद ही उनके बचपन के विषय में उन्होंने एक या तो किताब लिखी या उन्होंने पाठ लिखा। तो सबसे पहले हम वो पाठक के बारे में, यानी जिन्होंने ये कहानी लिखी क्रांतिकारी शेखर का बचपन, तो ये कहानी लिखने वाले या ये जो वास्तविक कथा लिखने वाले जो लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो ये जो लेखक है इनके बारे में थोड़ी हम जानकारी लेते कि वास्तव में वो थे कौन, और वे जो चंद्रशेखर आज़ाद, ये शेखर जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में है। तो उनका बचपन कैसा था, क्या था उनके बचपन में ऐसा खास कि आज भी हम उनकी बचपन को नहीं जान पाते, है ना। तो ये एक विशेष टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग उनका वास्तविक जीवन गाथा है। तो आइए हम पहले कवि के लेखक के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 1911 और निधन हुआ था 1987, है ना। तो लगभग ये 1911 यानी कि लगभग उसी टाइम पे जब उस समय, या तो ये हो सकता है कि ये चंद्रशेखर के साथ बचपन उस समय काफ़ी छोटे थे, जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए काफ़ी छोटे थे उस समय, मतलब उस समय बाल्यावस्था थी उनकी। तो कैसे थी उनकी बाल्यावस्था, ये शायद उनके मित्र भी हो सकते हैं। तो देखते जानते कि इनके बारे में, ये लेखक के बारे में, कि आधुनिक हिंदी काव्य धारा में कई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञेय श्री के नाम से प्रसिद्ध थे वो का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कयसा कुशीनगर में हुआ था, कसया यानी कुशीनगर में। तो उनका बचपन का 1911-1915 का समय लखनऊ में बीता। शुरुआती दौर में उनका समय जो है वो लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से
बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उस समय क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारगिल में रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अज्ञेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना थी। साहित्य की मूल चेतना क्या थी? विद्रोह। विद्रोह किसके विरुद्ध? गुलामी के विरुद्ध ना, उस समय जो गुलामी थी उसके विरुद्ध। तो उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। उस समय प्रेमचंद का जो गोदान था, जो काफ़ी लोकप्रिय या काफ़ी पॉपुलर कह सकते हैं उसमें, तो उतना पॉपुलैरिटी के बाद इनकी जो चंद्रशेखर एक जीवनी, जो चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में जो पूरी जीवनी के बारे में, तो उनके जो कहानी है ना, उनका जो पुस्तक है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ उस समय। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। आंगन के पार द्वार ना, तो अकादमी, साहित्य अकादमी यानी कि लिटरेचर अकादमी की तरफ से इनको पुरस्कार। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। मतलब अवार्ड विनर थे ये उस समय, और ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय इनको ये अवार्ड विनिंग थे, है ना। तो भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरियो करुणा प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया था। तार सप्तक जिसे हम मैगजीन कहते हैं। तो क्रांतिकारी शेखर का बचपन, उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 ईस्वी सन में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन विचित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है। वह लील पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक, अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायत बचपन के उनके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है। तो जैसे पहले भी आपको बताया कि इन्होंने पूरी उपन्यास लिखी थी चंद्रशेखर आज़ाद जी के उनकी जीवनी पर। तो उन्होंने उनके जीवन पे जो कुछ भी लिखा है तो उसका एक भाग है उनका बचपन। कैसा था उनका बचपन, क्या था इनके बचपन में ऐसा कि आगे चलकर इन्हें युवावस्था में ऐसे बड़े कदम उठाए जो देश की रक्षा के लिए ये अपने शहादत भी हो गए थे, या कह सकते हैं वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो अब हम आगे इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। हाथों से खेकर ना, नाव को पानी से आगे ले जाने को खेकर कहते हैं। ठीक है, तो
का बहाने लगा ना। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए, तो जो दो चार मोटे देशी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुंचती, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। ये नारे लगा देते उस समय कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। इतना बड़ा आंदोलन था अंग्रेजों के विरुद्ध। तो इससे आगे वह जा नहीं सकता था, घर से अनुमति नहीं थी। लेकिन अनुमति का ना होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। अंकुश थी मतलब घर से उसको अलाउ नहीं करते थे। इवन अगर देखो तो एक टीवी शो आता था इसका, अगर आप चाहे तो डिज्नी हॉटस्टार में आप चेक कर सकते। चंद्रशेखर नाम का एक शो आता था कि वो सिर्फ 4 महीने ही चला था वो। तो उसमें बचपन का उसमें खास तौर पे उसमें चंद्रशेखर के बचपन का उसमें उल्लेख किया था। तो अगर आप चाहे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में चंद्रशेखर सर्च करके शो में आप देख सकते हैं। बहुत कम है, मतलब 4 महीने ही चला था तो पर फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बहुत लोगों को इसके विषय में पता भी नहीं होगा, पर इनके जीवन के बारे में काफ़ी जानकारी मिली और खास करके बचपन के बारे में। तो हो सकता है आपको थोड़ा वहाँ से भी कुछ आइडिया मिल जाए। तो माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। फिर लैंपे लगाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। लैंपे मतलब लैंटर्न, उस समय जो कहते थे लैंटर्न, वो मिट्टी का तेल उसमें यूज करते थे पहले, अगर ध्यान हो तो, जिसे हम लालटेन कहते हैं, है ना। उड़ेला है ना, मतलब तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। इसे कहते क्रांति, विदेशों के विरुद्ध और स्वदेशी को अपनाना, है ना। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वहीं से इसके अंदर की क्रांतिकारी का जो जज्बा है, वो शक्ति है, जो चेतना है, वो बढ़ने लगा, वहीं से बीज बोने लगा ना? तो भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा। जैसे लोग नारे लगाते थे, वैसे ये भी देश के लिए नारे लगाने लगा। गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। वहीं से जो वहां से नारे लगाने लगे, तो उनके नारे सुनकर वो खुद बोलने लगा। तो थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर रात हो गया था। ढेर राख हो गया था मतलब जलने के बाद जो राख हो गया था, है ना, भस्म हो जाता है। तो शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई।
उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उससे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। ये भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है ना। वही जैसे आजकल के जो माता पिता करते, वैसे भी उनके माता पिता भी वैसे ही करते थे कि इवन खास करके पिता, चलो माता जी जो थे वो समझती थी कि हाँ हम भारतीय तो हिंदी बोलना या अपनी मातृभाषा बोलना गलत नहीं, परंतु उनके पिता थोड़े वो दुनियादारी में काफ़ी ज़्यादा महत्व देते थे, दुनियादारी। तो उस आधार पे वो इंग्लिश सीखने के लिए कहते थे बड़े भाई से इंग्लिश सीखने के लिए कहते थे, और खुद भी वो अंग्रेजियों के हिसाब से काम करते थे और अपने बच्चों को भी वो प्रेरित करते थे या उनको बढ़ावा देते थे। तो शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी। पहली आया मतलब जो मतलब डायना मतलब जो सर्विस सेवा करने वाली होती है, आया कहते हैं। पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका बोलना जानता है, अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। आया की संगति के कारण वो यही देखता था कि उनकी आया अंग्रेजी ही बोलती, क्योंकि वो मिशनरी, अमेरिकन मिशनरी है ना। तो शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिसे मैं घृणित समझता हूँ। उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। अगर आप देख रहे हैं, और आज भी आप देख सकते हैं कि कई हमारे भारतीय अच्छी इंग्लिश बोलना जानते हैं, मतलब वो परफेक्ट इंसान, मतलब उनको कि वो रिस्पेक्टेबल इंसान की दृष्टि से, है ना। या फिर आप देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव इंसान पर्सनैलिटी लगता है आपको, परंतु आप जानते कि आप अंग्रेजी सीखने के चक्कर में आप धीरे धीरे अपनी हिंदी जो मातृभाषा है, चलो गुजराती तो गुजराती, आप हिंदी को भी भूल रहे हैं, है ना। कितने ऐसे हैं आज भी, कई बार हम देखते हैं कई लोगों को जो है इंडिया में रहते हैं और इंडियन, सब कुछ इंडियन होते हुए भी आप बात करने के स्टाइल में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इंग्लिश जैसे। क्यों? क्योंकि अगर आप उस तरह से बात नहीं करेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी कई बार इस आधार पर मिलती है, ये गुलामी की नौकरी है और इससे इंसान की प्रगति नहीं, इस वास्तव में इसमें मनुष्य की दुर्गति होती है। क्योंकि आप अपनी माँ की, आप अपनी मातृभाषा का सम्मान नहीं कर सकते तो आपकी भी कहीं सम्मान नहीं होती। इवन आपको पालतू पशु की तरह या पालतू जानवर की तरह बर्ताव करने लगते हैं, है ना। शुरुआत में तो आपको सब अच्छा लगता है, शुरुआत में लोग आपकी वाहवाही करते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी वैल्यू गिरती, क्योंकि आपका दुरुपयोग करने लगते हैं, है ना। गुलामी का भी दुरुपयोग बहुत करने लगते हैं ऐसे में। तो इसलिए
हाँ, इंग्लिश सीखना गलत नहीं, अगर आपको बाहर कहीं कुछ काम करना है या प्रोफेशनल काम करना इंग्लिश सीखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मातृभाषा को भूल जाओ। अपनी मातृभाषा ही आपकी सबसे सम्माननीय भाषा कह सकते हैं और सभ्यता। इसलिए इन्होंने देखा और बचपन में आज़ाद ने देखा कि इनके आया वो अंग्रेजी बोलती थी, क्यों? क्योंकि वो अमेरिका से, इसका मतलब वो अपनी मातृभाषा का सम्मान करती, वो अपनी मातृभाषा बोल सकती। अगर वो अपनी मातृभाषा इंग्लिश में बोल सकते तो हम क्यों इंग्लिश में को इतना बढ़ावा दे, है ना, जो उनके पिताजी चाहते थे। इसलिए उन्होंने इंग्लिश का महत्व कम और हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है उनकी तरफ आगे बढ़ा और वो सीखने लगा, और इसलिए आगे चलकर उन्होंने हिंदी को ज़्यादा तवज्जो दी। इवन आज भी अगर ये सब समझ जाए तो हमारे देश को एक करने से कोई नहीं सकता। हमारे देश में इतने टुकड़े इसलिए है क्योंकि हमने अपनी भाषा जो वास्तविक जो मूल भाषा है उसी का अनादर करने लगे हैं। और ख़ास करके हमारी शिक्षा में भी यही सबसे बड़ी समस्या है ना। हम अपनी मातृभाषा के बजाय हम उस भाषा को बोलने के लिए प्रोत्साहन करते जो वास्तव में हमें तनाव बढ़ने में मदद करती है हमेशा, क्योंकि हम अपनी ये हमारी मिट्टी है, हमारी मिट्टी जो चाहती है हम वो करेंगे ना। हम क्यों दूसरों की गुलामी करें, है ना। और ख़ास करके अपने भाषा के विषय में तो खास करके सम्मान अलग चीज़ है। आप सम्मान कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अंग्रेजी का इंग्लिश का आप सम्मान करते हो, बहुत अच्छी बात है। और कोई भी लैंग्वेज है उसका सम्मान करना गलत नहीं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी गुलामी करने लगे। तो शेखर ने अपना वही एटीट्यूड दिखाया है कि अपनी मातृभाषा का सम्मान करें, और इसलिए वो हिंदी सीखने लगे और आगे चलकर वो हिंदी ही बोलते रहे और हर एक काम हिंदी में करते रहे, ठीक है। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपना श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। राष्ट्रीय नाटक अर्थात ऐसा ड्रामा कि जिसमें पूरे देश को देशभक्ति के प्रति जागरूक हुए। नाटक का मतलब सिर्फ केवल कॉमेडी तक ही सीमित नहीं है, कॉमेडी या पारिवारिक तक। देश के विषय में भी इन्होंने कई नाटक बनाए हैं और ये लोगों को जागरूक करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान। जीवन में देखे हुए मात्र खेल की स्मृति अभी ताज़ी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथिया दी, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र, भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्ध के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना, है ना। जो कुछ भी लड़ाई होती थी उस समय, है ना, जो कुछ भी कार्य करते थे, कोई भी नाटक या कोई भी ऐसे कार्य जो देश में एक अलग तरह की स्वाधीनता जगे, तो उसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद न जाने उस समय कई तरह के कारनामे उस समय किए जो इतना आसान नहीं था। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की
छाप लेकर। शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न, है ना। उस समय राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र के विषय में नाटक किया, परंतु उनका कंटेंट पे जाते तो अंत में वो देश के आज़ादी के बारे में, स्वाधीनता बाधाहीनता के आधार पे इन्होंने अंत किया, ताकि लोगों में एक नई जागरूकता और देश के प्रति एक नई चेतना जगे। तो ये था उस समय चंद्रशेखर आज़ाद के कुछ रोचक कथाएं, ठीक है। ओके, तो ये सत्यवादी हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था, ठीक है। तो इसको अंत में क्या था, शुरुआत में नहीं, है ना। तो ने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य का स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक गोलाकार प्राप्त स्वप्न। तो ये सब क्या है कि उन्होंने भारत के लिए फिर स्वाधीनता का स्वप्न देखा उन्होंने उस समय जब बचपन थे। तो उस स्वप्न को साकार करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने आगे बढ़ा और लोगों को जागृति दी, है ना। तो अभी हम यहाँ पे इतना लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अभी हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम इसे कंटिन्यू करते हैं।